आज का ये क्विज या कहें मॉक टेस्ट या कहें फिर एक खेल। चलिए देखते हैं इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। ये कह रहा है कि एक अध्यापक का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। ये पूर्व में भी बताया था। उसका प्रधानाध्यापक या धन का सर डी। लोभ या डी। उसका उद्दंड छात्र या फिर सर डी। उसका उसका अहंकार। अहंकार। तो एज ए सर राइट डी। आंसर उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है। तो ये क्या है, अध्यापक का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि शिक्षक ट्यूशन के जो पेशे को छोड़ दे, या शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण पालन करे, या फिर शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए, या फिर ये सभी। सर डी ये सभी। चलिए और बताइए, शांत क्यों हो? सर डी। सर डी। सर बी। बी बी। कि शिक्षक अपने कर्तव्य और निष्ठापूर्ण पालन करें। ये जी वैष्णवी सर। क्या कहना है आपका इसमें? सही है, लगा दे इसको, लॉक कर दें इस प्रश्न को। बोलिए। तो बड़ी धीमी गति से बोल रहे हो। चलिए ये गलत है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। ये उन्हें उपयुक्त अच्छे वेतन द्वारा, या फिर शोध प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर, या फिर पद प्रशंसा द्वारा, जो पद देकर या प्रशंसा करके है। सी। सर सी। सी। चलिए इसका सर राइट सी। आंसर सही है कि शोध प्रोत्साहन और क्या है, सर पुरस्कार सी। देकर। ठीक है, सी इज ए राइट आंसर। अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है कि अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है, तो क्या है दैनिक रूप से वाचल्यान जाना, या फिर पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, या छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना, या छात्रों में अधिगम की दर बढ़ाने के लिए निरंतर चिंताशील रहना और कक्षा में नए प्रयोग करना, या ए बी ए सी या दोनों। ये बताइए। सर डी वाला। दोनों। ऐसी दोनों। ऐसी दोनों। इसका राइट आंसर डी। है डी ऑप्शन एज ए राइट आंसर है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न की कि अध्यापकों या शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में। ठीक है, जब शिक्षकों के जो अधिकारों के बारे में बात करें, उनके अधिकारों की सुरक्षा के बारे में, शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकार का सम्मान हमेशा से होता रहा है, या शिक्षकों के अधिकार की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या फिर शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए जो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर सके। तो क्या हो सकता है? सर डी। सी। सर सी। सी। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। तो एज ए राइट आंसर। ठीक है, जितने क्वेश्चन कल तक बता दिए थे मुझे लगता है सभी आंसर दे दोगे। तो छठे नंबर का प्रश्न है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारक हो सकता है। तो क्या हो सकता है? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, या फिर अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, या छात्र का उद्दंडित होना, या फिर ये सभी। सर ए। ए। सर डी वाला। ए है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेते यस सर। चलिएगा। इसका राइट आंसर है क्या? ए एज ए राइट आंसर। चलिए बात करेंगे, ये सातवें नंबर का प्रश्न है। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? सूचनाओं को रटवाने पर, या परीक्षा पास करवाने पर, या छात्रों में ज्ञान के संचार संग्रह पर, या फिर विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। ए। सर ए। दूसरा। सूचनाओं को मैंने इसको रटवाने आपको बता पर। दिया था कि ये क्या चीजें होती हैं। तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। अब देखिए आठवें नंबर का प्रश्न है। आठवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अच्छे जो पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस
संदर्भ का आपका मत है कि ठीक है क्या है। इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है, या इससे अच्छे इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में हैं। चलिए ऑनलाइन जो भी बच्चे आप लोग देख रहे हो तुरंत आंसर दें। सर ऑप्शन नंबर ए। सर बी। बी बी। कि इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, बी। यही ना? जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा, ये इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, और जो नीचे अच्छे जो नीचे वाले परिवार वाले जो बच्चे होते हैं उनके सर में तो बहुत ही ज़्यादा बोझ डाले रहते हैं ना। ये गलत है आप लोगों का आंसर। मैंने कल भी इसका आंसर बताया था मगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या होता है, एक अच्छे जो पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इसका अगर आपका मत अगर हम बात करें तो आपका मत जो दिया आपने गलत दिया, मगर इसके आधार पर जो ये प्रश्न है, इसके आधार पर जो प्रश्न का जो उत्तर है कि अच्छे जो पारिवारिक परिवेश में कभी कलेश नहीं मिलता है। ठीक है, कलेश नहीं मिलता है। जो अच्छे घर होते हैं जहाँ पर सब कुछ शानदार होता है, जिनमें एक कहते हैं ना कि इनके परिवार की तरह बनना चाहिए, वहाँ पर कलेश नहीं होता है। जब कलेश होता है तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। जब मान लीजिए बहुत से ऐसे घर होते हैं ना जहाँ पर माँ बाप दारू पी के आते हैं तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, कुछ गाली गलौज चलती है, ये है वो है। तो जो अच्छे परिवार होते हैं, जो अच्छे परिवेश में रहते हैं, तो वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, तो वहाँ के बच्चों में ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वो बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चा ऐसे कलेश के माहौल में पड़ेगा तो उसने वो देख वैसे ही रहा है तो वो कहाँ बढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। तो ऑप्शन सी है जी राइट आंसर। चलिए 90 नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये कह रहे यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी और ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक पर संदेह होगा, समाज शिक्षक के अनुसरण या करेगा, या फिर समाज दिशाहीन हो जाएगा, या फिर वह शिक्षक कहलाने लायक है। ए। चलिए और बच्चे भी आंसर दीजिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों। सर ए। सर ए। ए। और बताओ वैष्णवी, बताओ बेटा। आंसर नहीं दोगे तो देख लेना, फिर भाग जाओ, लेफ्ट हो जाओ। सर वो हैं? क्लास में नहीं है। नहीं है? चलिए वो क्लास कोई बात में नहीं। नहीं। चलिए आप लोग दो, सबने दे दिया। इसका जो राइट आंसर है ना बच्चों, आप लोगों ने इस पे गलत ये उत्तर दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। इससे क्या होगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है इसको देखिए, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो कहता हूँ उसकी और क्या ध्यान मत दो, कहता है मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो, समाज दिशाहीन हो जाएगा अगर उस शिक्षक के आधार पर चलेगा तो। ठीक है, वो अपनी मर्जी का चलाएगा। अब देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? यह रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या मदन मोहन मालवीय? सर नो आइडिया। क्यों, ये तो आपके नहीं पता। ये, और बताओ ये तो क्या होगा इसका आंसर? सर बी। सर बी ठीक महात्मा है, गांधी। तो ये कहते हैं कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये जो कहा गया है महात्मा गांधी ने कहा गया। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि ये कहता है कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप ये यहाँ कह रहा है कि छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, या बच्चों को कहानी सुनाएंगे, या भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। क्या होगा इसका आंसर? सर ए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का ठीक विकास है, ए इसका करें। राइट आंसर है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था, क्या था? तो बौद्धिक विकास
बौद्धिक कौशल का विकास या धार्मिक संस्कारों का ज्ञान या मानव मूल्यों का संप्रेषण या व्यावसायिक शिक्षा? सभी धार्मिक धार्मिक संस्कारों का ठीक ज्ञान। है, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये 13वें नंबर का प्रश्न है कि आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हरास को रोकने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, या छात्र छात्राओं को गृह कार्य के प्रति अभिभावकों की जागरूकता, या फिर अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण? सर मतलब इसमें हाथ से रोकने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर गैर सामाजिक तत्वों का प्रवेश, या फिर मतलब क्या है? अब ये चलिए पहले आप इसका आंसर दो, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग अपना आंसर दो। अगर गैर सामाजिक तत्वों का आगमन है शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में तो ए होगा, नहीं तो अगर शिक्षा के ही एजुकेशन के ऊपर चला तो सर डी आंसर। अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा। तो आप क्या लगाओगे मुझे ये बताइए। सर डी। सर डी। ठीक है, डी सर। ये ऑप्शन एज राइट है कि डी क्या है, जो अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। क्या हरास मतलब कि उनको किस प्रकार कमजोर हो रहा है, उनकी बौद्धिक स्थिरता कम हो रही है, तो ये कम कब होगी? तो क्या शिक्षा के प्रति उनका ज़्यादा जो झुकाव है उस तरफ नहीं हो रहा है, शिक्षा की तरफ अगर झुकाव नहीं हो रहा है, शिक्षा का हरास मतलब उसकी कमी हो रही है। तो जब कमी क्यों हो रही है, इसका मतलब शिक्षण कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। तभी तो अगर जब शिक्षण कार्य सही तरीके से होगा, मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अगर मेरा पढ़ाया अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप क्लास में बने नहीं रहोगे, आप क्या होगे, लेफ्ट होते जाओगे। जब मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सही लगेगा तो आप क्या होगे, क्लास में बरकरार रहोगे। अगर सही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि ये जो क्लास है कि इस क्लास का ह्रास हो रहा है, तो ये सही नहीं है, तो उसमें आप क्या गिव अप करोगे। ठीक है ना। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है। ठीक है, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, या फिर कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, या फिर ये सभी? सर डी। ये सभी। ये सभी। चलिए ठीक है, ये सभी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 15 नंबर का एक अध्यापक का श्रेष्ठ गुण है, क्या होता है? जो अध्यापक होता है उसका सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है? अध्यापक के प्रति संपूर्ण समर्पण, या अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, या फिर अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता? सर एडमिशन के प्रति क्या? सर बी। सर बी। अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र? सर ए आंसर। सर मेरा तो ए है, अध्यापक के प्रति बिल्कुल पूर्ण ठीक है, समर्पण। इसका क्या है, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। जो अध्यापक क्या होगा, जो अध्यापक का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या होता है, वो समर्पण के भाव के साथ पढ़ाए, या वो यही क्या है, सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। ठीक, चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसको देखिए। ये 16 नंबर का देखिए, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव होना, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, या फिर कक्षा में शोरगुल? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, जो भी ऑनलाइन देखता है वो भी दीजिए। क्या? कक्षा में शोरगुल। कक्षा में शोरगुल। सभी ने दे दिया आंसर? सर बी। सर डी। बी वाला शिक्षा सामग्री का अभाव। सभी लोगों का आंसर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कह रहा है कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। क्या होता है, बाधा क्या होगी? जब शिक्षक को आएगा ही नहीं, शिक्षक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुमने ये चीज़ नहीं देखा, इस चीज़ को तो तुम समझ जाना चाहिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे
प्रभाव नहीं सबसे शक्तिशाली बाधा है। अब यहाँ पर बाधा की मतलब, अब मेरी क्लास यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, अब मैं जो कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन ला रहा हूँ, आपको लगता है कि प्रश्न नहीं आएंगे, तो ये क्या है, भ्रांति है। अब आपको लगता है कि क्लास सही है, ये प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आपकी जो जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। और भ्रांति की जब हम बात करते हैं तो जो शिक्षक है, शिक्षक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो जो पढ़ा रहा है वो खुद ही अपने सब्जेक्ट में उन चीज़ों से भ्रमित है, वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, ये चीज़ें, ये सबसे बड़ी बाधा होती है, समझ गए ना। अब अगर शिक्षण सामग्री का अभाव करके, मान लो शिक्षण सामग्री का अभाव है, तो शिक्षक का जो पूर्व में जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, तो वो अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ेगा, तो वो पढ़ा देगा। कक्षा में शोरगुल हो रहा था तो वो कोई बाधा नहीं होती है। अगर टीचर एक से प्रश्न पूछना शुरू कर देता तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। जैसे हमारी कक्षा में होता है, जैसे क्लास एकदम बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने लग जाते, लड़के लड़कियां हल्ला गुल्ला करने लग जाते, तो उसमें सीधे कुछ ना कहते हुए क्लास आप प्रश्न दागना शुरू कर दो, एक आध बच्चे को उठाना शुरू, पूरी क्लास एकदम साइलेंट हो जाती है, ठीक है। अब भारी हस्तक्षेप आपकी कक्षा में नहीं हो सकता है, ठीक है। जो जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होगी, आपकी भ्रांति, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। समझ में आ गया सभी के? जी सर। चलिए अब 17 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ये 17 नंबर का प्रश्न क्या रहा है, विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत जो नर्सरी तैयार करनी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप उन्हें अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को क्या करें, विवश करेंगे या स्वतंत्र छोड़ देंगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, या सामाजिक कार्य पर क्या करेंगे, प्रभावशाली भाषण देंगे। ठीक है, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं किसी कार्य को करना शुरू कर दिया तो बच्चे स्वतः ही वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न अभी इससे पूर्व आ चुका था। तो शिक्षण गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सारथी उपयुक्त है, बताइए। अभी यहाँ पर आ गया था ABCD। सर सी। एल्गोरिदम जो है आपका सी एज ए राइट आंसर। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए। देखिए, जो अध्यापकों का जो संगठन है उनका दायित्व क्या होना चाहिए, शिक्षक तथा सरकार के बीच मध्यस्तर बनाकर काम करना, या शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़ताल एवं रैलियों का आयोजन करना, या फिर सरकार पर दबाव डालना, क्या होगा। सर ए शिक्षक तथा सरकार के बीच। सर बी। बी आंसर इसका। ये भी सही कर दूं, इसके शिक्षकों की समस्याओं पर क्या कर विचार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। देखिए, आप क्वेश्चन को जल्दीबाजी कर रही हो, ठीक है। अब यह कह रहा है जो अध्यापक का जो संगठन है उनका दायित्व क्या है, सरकार आप कह रहे हो कि शिक्षक तथा सरकार के बीच मध्यस्तर बनाकर काम करना, नहीं, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो शिक्षक संगठन होते हैं। अब मान लीजिए मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो जो क्या होगा, वो जो संगठन है उसको क्या करेगा, उस समस्या को पहले दूर करने का प्रयास करेगा, फिर जाके ऊपर वो बात करेगा, ठीक है। अब देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है, जब छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उक्तियों का प्रयोग नहीं करता, या फिर जब उसकी छात्रों पर कड़ी पकड़ नहीं होती है, जब वह पाठ को पूरी तरीके से तैयार करके कक्षा में नहीं आता है, या फिर ये सभी। सर डी ये सभी। सर डी। डी ये सभी। ये सभी। ठीक, तो 20 का ऑप्शन क्या होगा, जब वह पाठ की पूरी तरीके से तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। तुम क्या हो गया तुम बच्चों को, तुम छोटे छोटे प्रश्नों को जो है उसको समझ नहीं रहे। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाया। अब मैं जब कक्षा में पढ़ाने जा रहा हूँ, मान लीजिए आज मेरा कोई टॉपिक है, मैंने बच्चों से कहा कल मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं उस टॉपिक को आज मैंने कुछ अध्ययन नहीं करा या पूर्व का ज्ञान मेरा अच्छा नहीं है, तो अगर मैं कक्षा में जा रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, विश्वास डगमगाए, क्योंकि मैं उस जो टॉपिक है उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चों को समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास वहाँ से डगमगाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो कक्षा में क्या जब जब वह पाठ की जी सर। पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है तब उसका विश्वास क्या होगा, डगमगाना शुरू हो जाता है। ठीक, अब देखिए 21वें नंबर का प्रश्न, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे, छात्र उसके अभिभावकों को सूचित करे या कारण का पता करें या अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। तो क्या हो सकता है? सर सी कारण का पता करें। सी कारण का पता सी करें। आंसर। हम उसका पीछे का रीजन पूछेंगे कि उसके पीछे का रीजन पूछेंगे कि स्वच्छता क्यों नहीं रह रहा है, तो वो रीजन पूछेंगे, फिर उसको उसकी समस्या को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे 22वें नंबर के प्रश्न को, देख पा रहे होगे। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते तथा पढ़ने के टाइम टीवी देखते हैं तो आप उन्हें देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, उन्हें समझाएंगे कि समय का यहाँ पे दुरुपयोग होना चाहिए। ठीक है, दुरुपयोग ना करें जो भी है। तो यहाँ एक ए बी और सी एक जैसे हो गए, तो उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के टाइम टीवी ना देखें। क्या हो बताओ? सर बी। बी, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें। चलिए, और लोग भी आंसर दीजिए। हाँ जी सर। चलिए, सर तो डी। इसको हम क्या कहेंगे, अगर हमारे छोटे भाई बहन है ना, जब वो टीवी देखते हैं, पढ़ते समय अगर टीवी देखते हैं तो हम उनको समझाएंगे, हम कहेंगे बेटा आप पढ़ते समय टीवी ना देखें और जब आपका काम हो जाएगा तब आप टीवी देख लीजिए। ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 23वें नंबर का प्रश्न है कि ये कह रहा है कि शिक्षण व्यवस्था को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। समाज सुधार की भावना, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा, सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, या फिर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। क्या हो सकता है? सर सी। और लोग बताओ रे बच्चों, एक बिटिया ने तो आंसर दे दिया। सर सी होगा। सर शिक्षा यही होगा, सेवानिवृत्ति के बाद होने वाला लाभ, क्योंकि इसमें एजुकेशन का कोई भी रोल नहीं है। ये कह रहा है कि शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे, पहले क्वेश्चन को देखो, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से कारण को छोड़ दें सभी कारण हो सकते हैं। क्या रेमा जी क्या कहना चाहोगे इसमें? चलिए, कोई नहीं दे रहा है, तो पहले जो ये आंसर सी जिसने भी आंसर दिया है वो एज ए राइट आंसर है। ये सबसे हट के है और सारी शिक्षा से संबंधित है, तो जो रितु कह रहे थे वो सही है। ठीक है, अब देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है कि छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए या अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए? आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए? शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए? क्या होगा? सर डी वाला, शिक्षक को स्वयं अपने सर डी आंसर। सर डी। ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। अब देखिए बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की। ये कह रहे हैं कि कक्षा नायक या मॉनिटर का बात करें, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा, या अन्य छात्रों की पसंद, या छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों को? आप मॉनिटर जब बनाओगे तो कैसे बच्चे को मॉनिटर? सर बी। सर छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा। सर बी। क्यों वो मॉनिटर है इसको ही बनाओगे आप, कि उसको नहीं देखोगी कि बौद्धिक क्षमता उसकी अच्छी है? सर सी वाला, अन्य छात्रों के प्रति पसंद मतलब वो और बच्चे अगर उसको पसंद करेंगे तो उसकी सारी बात मानेंगे। चलिए आपने बोल दिया। चलिए ये जिसने भी कहा कि बी वाले को मुझे थोड़ा सा क्लियर करो तो। चलिए बताओ कि आपने कहा कि छात्रों की अनुशासन के प्रति निष्ठा है, आपने कहा, इसे बताओ कि आपने ऐसा। सर मॉनिटर का वो जो मॉनिटर बनाया जाता है वो पहले तो अनुशासन के लिए बनाया जाता है कि क्लास व्यवस्थित रहे
तो उसका अगर उसका अनुशासन में रहना पहले वो है मतलब जिम्मेदारी है। सर अगर अगर वो वही खुद वही अनुशासन में रहेगा तो वो पूरी क्लासेस सर को अगर वो अनुशासन में खुद रखेगा। अनुशासित है तभी वो दूसरों को भी अनुशासन में रख पाएगा। हाँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। रितु, यहाँ पर ये होगा कि छात्र की जो अनुशासन के प्रति निष्ठा है, अगर कोई छात्र बहुत बौद्धिक स्तर से भी बहुत ज़्यादा मूर्ख क्यों ना हो, उसकी शैक्षिक उपलब्धियाँ भी कम हैं, मगर वो अनुशासन प्रिय है, ठीक है, वो ये नहीं कि जरूरी नहीं कि पूरी क्लास उसे पसंद करे, मगर वो अनुशासन कराने में एकदम सक्षम है, तो मॉनिटर हम उसको ही बनाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे, अगर हम पसंद को देखने लग जाएंगे तो लड़कियां कहेंगी हमारी वो उसको बनाओ, वो दूसरा कहेगा उसको बनाओ, तो ये इसमें क्या होता है, कभी भी मॉनिटर नहीं बनाया जा सकता है। तो हम क्या देखेंगे, छात्र की जो जो ऐसा छात्र होगा जो अनुशासन प्रिय होगा, जो उसके प्रति अपना समर्पण का भाव रखता है, ठीक है, हम उसको बनाएंगे। और अनुमम ये भी देखते हैं हम लोग कि बच्चा नियमित रूप से विद्यालय उसका आगमन होता रहे, ठीक है, ये नहीं कि छुट्टियों में ही रह रहा है, तो ऐसे को हम मॉनिटर भी नहीं बनाएंगे। 26वें नंबर का प्रश्न, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी जी बताइए। सी। सर दोनों, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। चलिए तो तो ठीक सी। है, आप आंसर देने में बहुत देरी कर रहे हो, फिर मैं क्लास बंद करूंगा। तो ये क्या है, उपरोक्त दोनों। अब देखिए 27वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, या जाकिर हुसैन, या मदन मोहन मालवीय? सर महात्मा गांधी। गांधी। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी का कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, वो भी ऊपर था, ये दूसरा वाला कथन है, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 28वें नंबर का प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? जब आप पढ़ाते हो तो उस दौरान छात्रों से कैसे प्रश्न पूछें? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, या उस पाठ से संबंधित जो उसमें पढ़ाया जा रहा है, या बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित, या उपरोक्त तो सभी? सर डी। चलिए और लोग। सर ए पहले पढ़ा। सर बी वाला उस पार्ट से सर बी वाला पढ़ाया जा रहा से है। संबंधित उस समय पढ़ाया जा रहा है। अच्छा ठीक, चलिए इसका उत्तर देते हैं बेटू। तो इसका जो उत्तर है बेटा, ये डी, उपरोक्त सभी, सही है। तो ये नहीं कि जिसमें मान लो आप कक्षा में जब आप टीचर बन के जाओगी, तो उस समय आप क्या करेंगे, जब आपने पूरा पढ़ा दिया, मान लीजिए आपने 3 चैप्टर पढ़ा दिए, तो ये जरूरी थोड़ा कि आप पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए आप ये पार्ट को पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, मान लीजिए चौथा पार्ट पढ़ा रहे हो, जरूरी थोड़ा कि आप वो चौथे पार्ट से ही पढ़ा रहे हो। आप पहले पार्ट में भी कूद सकते हो कि ये चेक करने के लिए कि छात्र को पूर्व में पढ़ाया गया जो शिक्षण कार्य है वो उसको स्मरण है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी, जहां तक हमने पढ़ा दिया हम उस दायरे में हम कहीं से भी उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि बच्चा कितना उस सब्जेक्ट के प्रति कितना ध्यान केंद्रित है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए मैं कहता हूं तुमसे कि भैया जो प्रकृति की ओर चलो, वो जो नारा किसने दिया था, वो यूजीसी का गठन कब हुआ था, जो सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? अब ये थोड़ा कि मैं ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये मैं बीच में आपसे दूसरे क्वेश्चन भी दाग सकता हूँ जो पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 29वें नंबर का प्रश्न, मनोवैज्ञानिक विचारधारा का प्रमुख प्रवक्ता किसे माना जाता है? बताइए यहाँ पर। सर सिगमंड फ्राइड। पक्का? सिगमंड फ्रॉइड को। फ्रोबेल थैंडर्ग, ये कोई इनकी सर। तरफ नहीं जाओगे? सर नहीं, सिगमंड फ्राइड है सर, नहीं। चलिए तो नहीं। बिल्कुल सही है, एज राइट आंसर है। ठीक है, अब इस कड़ी का अंतिम प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। यह कह रहा है कि कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, या फिर उनके वाक्यों में प्रयोग करके बताना, या फिर उसका विलोम शब्द बताना, या फिर ये सभी? सर डी ये सभी। सर बी आंसर, उनका वाक्य में प्रयोग सर करके उनको बताना। वाक्य में प्रयोग करके बताना। सर बी। अच्छा
गलत है फिर आपका। तो ये ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। यह प्रयोज्य, जो उनका प्रयोज्य शब्द है बताना, ये भी है। उनको व्यवहार, जो वाक्य है वाक्यों में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, ये सारे जो हैं वो सही है। ठीक है, एक पे आप निर्भर नहीं हो सकते, वो एज ए राइट सभी सही है। ठीक है श्रृंखला, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मज़ेदार रही होगी। हाँ सर, बहुत ठीक है।